Hello everyone, welcome to my channel Let's Love Physics and today I am here for the discussions of rocket propulsions. आज हम लोग रॉकेट propulsions के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये हमारे क्लास 11th फिजिक्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कंपटीशंस वगैरह में पूछा जाता है और वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल मास सिस्टम्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सिस्टम जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका मास कांस्टेंट होता है, लेकिन रॉकेट के केसेस में क्या होता है कि रॉकेट के मासेस का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन या बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो फ्यूल से बना होता है। और फ्यूल क्या होता है कि जैसे एज द रॉकेट एक्सीलरेट्स द फ्यूल्स स्टार्ट गेटिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। तो कहीं ना कहीं रॉकेट का मास एक लार्जर अमाउंट में जो है सो टाइम के साथ वेरी करता है। तो ये एक तरह का हम वेरिएबल मास सिस्टम का केस पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास यहाँ मेंशन्ड है दैट हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाई डज रॉकेट फ्लाई। आखिर रॉकेट हमारा जो है सो क्यों फ्लाई करता है, ऊपर जो मूवमेंट करता है रॉकेट, तो उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और वो फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है। आई थिंक कि मैं आपको बता दूं कि हमने एक लेक्चर बना रखा है थ्रस्ट फोर्सेस को लेकर के। ये जो थ्रस्ट फोर्सेस का लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ रेफ़र टू माई लेक्चर और वहाँ जाकर के आप पढ़ें कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है और थ्रस्ट फोर्स कैसे जनरेट होता है। तो इससे आपको रॉकेट प्रोपोर्शंस के बारे में एक व्यू मिल पाएगा। And then come to this video. After on, we will be going to study about the basic expressions of rocket propulsions. ये expressions क्या बताता है कि rocket की velocities में क्या changes होंगे एक particular time durations में, और वो changes rocket के किन parameters पर depend करेंगे ये बताता है। और ये हम लोग equations को यहाँ derive भी करेंगे। ये जो equations यहाँ है del V is equal to U Lm initial mass बटा final mass, इसको हम लोग derive भी करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि thrust फोर्स क्या होता है और कैसे जो है जो थ्रस्ट फोर्स का एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन एज द फंक्शंस ऑफ टाइम, रॉकेट का एक्सेलरेशंस टाइम के फंक्शंस के तौर पे भी हम लोग डिराइव करेंगे। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट प्लीज वॉच माई वीडियो ऑन द थ्रस्ट फोर्स। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट हाउ डज अ रॉकेट फ्लाई, हाउ ए स्विमर स्विम अक्रॉस द वाटर, व्हाट आर द रीजन, हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। तो इसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल्स है उसके बारे में इन डेप्थ व्यू आपको मिल पाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट स्लाइड जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ एक वेरी बेसिक चीज़ कि हाउ डज ए कार प्रोपेल्ड। एक कार आपके सड़क पे जब कार चलती है तो वो कैसे चलती है, आखिर कौन सा फोर्स उस कार के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट इज़ दैट कि अगर आपको पता है कि कार कैसे चलती है तो शायद कहीं ना कहीं रॉकेट भी आपका वैसे ही चल रहा होगा, ऐसा कुछ लोगों के समझ में आती है। तो सबसे पहले ये जाने कि हाउ डज ए कार प्रोपेल्ड, कार जो आगे बढ़ती है उसके पीछे क्या कहानी होती है उसको समझिए। कि आप यहाँ देख रहे हैं कार है और ये जो कार का व्हील है, यहाँ ये जो कार का व्हील आप देख रहे हैं, जब भी कार आगे की ओर बढ़ती है तो ये व्हील क्या होता है, ये व्हील इधर की ओर रोटेट करता है। तो जब ये व्हील इधर की ओर रोटेट करता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ जो रोडवे होता है उसका सरफेस रफ होता है। तो इसके क्या होता है कि इसकी वजह से रोडवे जो है तो एक फोर्स लगाता है हमारे टायर पे, जो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शंस ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका एक जो कंपोनेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH और दूसरा कंपोनेंट होता है FN नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो वो तो वेट के साथ बैलेंस हो जाता है नॉर्मल कंपोनेंट। लेकिन ये जो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं FH, शायद यही वो फोर्स है जो कार पे उसके मोशन की डायरेक्शंस में अभी फ़िलहाल एक्ट हो रहा है। और यही फोर्स एक्चुअली में क्या है, ये रिएक्शन के तौर पे कार पे लगता है, क्योंकि कार ने पहले एक्शन किया, उसका टायर रोटेट हुआ तो वो क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, और उसके एक कंपोनेंट की वजह से जो है सो कार पे क्या हुआ, इम्पल्सिव फोर्स लगा। और जब इम्पल्सिव फोर्स इम्पल्सिव फोर्स मतलब कि फोर्स जब किसी सिस्टम पे लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होना लाजमी है, और इसीलिए कार के स्टेट ऑफ मोशंस में बदलाव होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है।
तो ये जो कहानी है वहाँ इसमें बस इतना ही है कि द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द कार इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये कार को आगे ले जाने के लिए जो थ्रस्ट फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स से मिल रहा है। इस चीज़ को समझ लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस कार के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। और फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही वो सफिशिएंट थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है कार पे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एज द इम्पल्स इज अप्लाइड टू द कार फ्रॉम द रोड की वजह से जो इम्पल्स अप्लाई हुआ फ्रिक्शन फोर्स के टर्म्स में, इट रिजल्ट इन द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द कार। तो कार का मोमेंटम उसी रिस्पॉन्स में चेंज हुआ। जो आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कब चेंज करेगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो कब चेंज करेगा, जब उस ऑब्जेक्ट पे कोई बाहर से फोर्स लगेगी। और इसीलिए इसी प्रिंसिपल से आपका कार जो है सो आगे की ओर प्रोपेल्ड होता है, आगे की ओर कार चलती है। लेकिन क्या रॉकेट के केस में ऐसा ही होता है? यही चीज़ यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ए रॉकेट मूविंग इन ए स्पेस हाउएवर हैज़ नो रोड टू पुश अगेंस्ट। सबसे पहले एक बात जान ले कि अभी का जो डिस्कशन है हमारा रॉकेट को लेकर, वो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ एक लिमिटेड कंडीशंस में, जहाँ मैं ये मान रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो एनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन माई रॉकेट, देयर इज़ नो एनी एयर ड्रैग। हवा की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शंस में रॉकेट के मोशंस को इन्फ्लुएंस होगा, मैं उसको भी नेग्लिजिबल मान रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं एक्सप्रेशंस को डिराइव करूँ तो आपको मैथमेटिकली वो ईजी हो जाए। फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रॉकेट प्रोपल्शंस इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड भी देखेंगे। लेकिन अभी हम जो रॉकेट प्रोपल्शंस की बात कर रहे हैं वो स्पेस में कर रहे हैं। और शायद ये भी क्लियर है कि स्पेस में रॉकेट को फॉरवर्ड पुश करने के लिए कोई मतलब जो बैकवर्ड ए रॉकेट मूविंग इन ए स्पेस हैज़ नो रोड टू पुश अगेंस्ट। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा कि जो आपका कार है उसका टायर क्या होता है, रोड को बैकवर्ड पुश करता है, जिसकी वजह से रोड उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगाती है और वही फोर्स उसके प्रोपल्शन का रीज़न होता है। लेकिन क्या यहाँ रॉकेट के केस में स्पेस में कोई फॉरवर्ड फोर्स अवेलेबल है? मतलब उस पर कोई आगे कोई पुश, वो तो रॉकेट जो है सो पुश करने के लिए उसके आसपास कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो कैसे फ्लाई करता है? सो लेट्स सी दिस डिस्कशंस इन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए मैं रॉकेट प्रोपल्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इन दिस वीडियो यू आर वाचिंग ए रॉकेट मूविंग इन ए स्पेस। ठीक है, यू आर वाचिंग ए रॉकेट मूविंग इन ए स्पेस। ये रॉकेट कहाँ है? स्पेस में चल रहा है। क्या आपको दिख रहा है कि ये रॉकेट किसी भी चीज़ को पुश कर रहा हो और नीचे की ओर ताकि उसको कोई रिएक्शन फोर्स मिल रहा है? आई थिंक नो। स्पेस में ये रॉकेट कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है। ये जो रॉकेट है वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का क्या मतलब हुआ कि बाहर से इस सिस्टम पे कोई फोर्सेस एक्सटर्नली नहीं एक्ट कर रहे हैं, फिर भी ये मोशन में है। इसका मतलब है कि इसके अपवर्ड मोशंस के लिए कोई ऐसा फोर्स है जो शायद एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो उसी पे ये स्लाइड डिस्कशन में आता है कि द रॉकेट, you see here, the rocket in a space is an isolated system in terms of momentum. मोमेंटम के दृष्टिकोण से अगर स्पेस में आप बात करें तो रॉकेट पे बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम के कहने का मतलब होता है कि देयर इज नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम्स, एक्सेप्ट जो फोर्सेज काम कर रहा है वो क्या है? इंटरनल फोर्सेज के अलावा उस सिस्टम पे और कोई भी फोर्सेज काम नहीं कर रहा है, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो सो द सोर्स ऑफ प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट मस्ट बी समथिंग अदर देन द एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब है कि इनका जो सोर्स ऑफ प्रोपल्शन मतलब कि जो अपवर्ड मूव कर रहा है रॉकेट, इसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो वाकई एक्सटर्नल फोर्स तो होने से रहा। फिर कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ रॉकेट डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रॉकेट का ऑपरेशन लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करता है। क्योंकि एज अप्लाइड टू एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम आपका आइसोलेटेड सिस्टम पे ही जो है से एप्लीकेबल होता है, और यहाँ आपका रॉकेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है स्पेस में, और इसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे रॉकेट एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है कि द रॉकेट मूव्स इन फ्री स्पेस, its linear momentum changes when some of its mass is ejected in forms of the exhaust gases। सही बात है। इस रॉकेट का
क्या हो रहा है, मैंने कहा कि रॉकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लार्जर अमाउंट ऑफ द फ्यूल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द रॉकेट, और जैसे जैसे रॉकेट एक्सीलरेट होता है वैसे वैसे वो फ्यूल बर्न होते हैं और एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में बाहर की ओर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं रॉकेट का मास चेंज हो रहा है तो उसकी मोमेंटम भी चेंज हो रही होगी, बिकॉज द गैसेस आर गिवन मोमेंटम। और ये भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो रॉकेट के अंदर, अब देखिए एक्चुअली में रॉकेट में होता क्या है। रॉकेट में जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रॉकेट में एक्चुअली में क्या होता है, रॉकेट में होता है एक सिलेंडर होता है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरा होता है, एक फ्यूल टैंक होता है, ठीक है। एक सिंपलिस्टिक व्यू है, ऐसा नहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें लगे होती हैं, बट हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सिंपल व्यू जो है सो कि रॉकेट के अंदर एक लिक्विड ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एक फ्यूल टैंक है, और ये दोनों से पाइप जाती है पंप में, जहाँ क्या होता है, कंप्रेशन होता है इन दोनों के मिक्सचर का, और फिर कंबस्शन होता है, और कंबस्शन जब होता है तो उसके बाद उसका जो नोजल होता है, नोजल, ये जो रियर एंड होता है वहाँ नोजल लगा होता है, ठीक है। और इस नोजल से बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ जो है सो एग्जॉस्ट गैस बाहर की ओर एग्जिट करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि रॉकेट जो है, रॉकेट का जो इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक तो फ्यूल है और एक रॉकेट का खुद का मास है। तो रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल है एक मास के फॉर्म में है, वो क्या हो रहा है, वो बाहर की ओर एग्जॉस्ट गैसेस के रूप में हाई वेलोसिटी के साथ इजेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस रॉकेट को अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं और इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इसका फ्यूल पार्ट है वो लगातार क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम जो है सो नीचे के डायरेक्शंस में जो है सो उसका इंजन इजेक्ट कर रहा है, तो लगातार नीचे के डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन कर रहा है। और जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे जवाबदेही है कि इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करना होगा, ये नेचर का रिस्ट्रिक्शन है, यूनिवर्सल लॉ है। तो क्या होगा कि सिस्टम का एक पार्ट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मतलब वेलोसिटी को गेन किया, तो सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है मतलब रॉकेट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शंस पे मोमेंटम को गेन करेगा, ताकि ये जो सिस्टम बना आपका, उस सिस्टम का सारा मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होना है। तो इसीलिए जो है सो क्या हो रहा है, रॉकेट फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, रॉकेट जो है सो उसका मोमेंटम अपवर्ड होता है। यही चीज़ यहाँ लिखा है कि बिकॉज द गैसेज आर गिवन मोमेंटम व्हेन दे आर इजेक्टेड आउट ऑफ द इंजन, सो द रॉकेट रिसीव्स ए कंपनसेटिंग मोमेंटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों हुआ कि गैसेज क्या मोमेंटम क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ गैसेस, तो रॉकेट एक कॉम्पनसेटिंग मोमेंटम क्या रिसीव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। यहाँ देखिए इस वीडियो में अगर आप देखें तो आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, रॉकेट जो है सो बहुत लार्ज अमाउंट में अपने अंदर का फ्यूल गैसेस के फॉर्म में इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो गैसेस काफ़ी ज़्यादा फोर्स वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर जो है इजेक्ट हो रही है। तो ये जो गैसेस हैं वो एक्चुअली में इस सिस्टम का ही एक हिस्सा था जब वो फ्यूल के फॉर्म में था। तो आप कह सकते हैं कि इसके सिस्टम का एक हिस्सा एक हाई वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड इजेक्ट हुआ। तो क्या होगा कि इसके सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है मतलब रॉकेट, वो क्या होगा, उसको एक कॉम्पनसेटिंग मोमेंटम मिलेगा, ताकि जो नेट मोमेंटम जो होगा चेंज इन मोमेंटम सिस्टम का वो जीरो हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इतना ही कहता है ना कि चेंज इन मोमेंटम जो है डेल पी, किसी भी सिस्टम का डेल पी क्या होगा, जीरो होगा अगर वो सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। यही है, आइसोलेटेड है, मतलब इस सिस्टम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मोमेंटम को गेन किया तो दूसरा सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन करेगा, ताकि जो नेट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो जीरो हो। आप इस कंसेप्ट को न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से भी समझ सकते हैं। वो कैसे, तो आप देखिए कि गैसेस काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर इजेक्ट हो रही है। जैसा यहाँ दिख रहा है कि गैसेस आर बीइंग इजेक्टेड एट अ वेरी हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रियर पार्ट ऑफ द रॉकेट। तो क्या हो रहा है कि उस पर एक भारी मात्रा में उसमें एक फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर इजेक्ट हो रहा है। उसका इंजन जो है सो काफ़ी फोर्स लगा के नीचे की इजेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गैसेज निकलते वक्त एक रिएक्शन फोर्सेज रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई करेंगे, और ये जो रिएक्टिव फोर्स वो जो गैसेज अप्लाई करेंगे रॉकेट पे, उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और उसी का मैग्नीट्यूड हम लोग अपने इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे कि थ्रस्ट फोर्स एक्चुअली में किन किन रॉकेट के किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो यहाँ जो दूसरा स्लाइड है वो यही कह रहा है कि देयरफॉर द रॉकेट इज एक्सेलरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ पुश और थ्रस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। जो न्यूटन थर्ड लॉज है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उस पर एक्शन हुआ तो नीचे गए, तो रिएक्शन फोर्सेस रॉकेट पे ऊपर की ओर लगा, और इसलिए ऊपर की ओर रॉकेट प्रोपेल कर रहा है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम लोग डेरिवेशंस पार्ट पे शायद आने वाले हैं। सो एज्यूम, मेरा जो पहला एज्यूमशन है कि वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर एट रेस्ट रिलेटिव टू द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, watching the rocket accelerating through the deep space with no gravitational or atmospheric drag forces on it। हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, किसके, एक इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में हम रेस्ट में हैं और हम लोग वॉच कर रहे हैं रॉकेट को मूविंग एक्सेलरेटिंग इन ए डीपर स्पेस हम देख रहे हैं। जिस फ्रेम, मतलब हम एक फ्रेम चूज़ कर रहे हैं जिस फ्रेम में बैठ करके रॉकेट के मोशंस की एनालिसिस करेंगे और ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एटमॉस्फेरिक ड्रैग फोर्सेस हैं वो हमारे रॉकेट पे अभी नहीं एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपका रॉकेट है, ठीक है, ये जो आपका रॉकेट है वो रॉकेट किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे रॉकेट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि रॉकेट का जो इनिशियल मास है वो क्या है, m+Δm है। ये एक्चुअली में क्या है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। ठीक है, दिस इज इनिशियल मास ऑफ रॉकेट है। रॉकेट का इनिशियल मास क्या है, m+Δm है। ठीक है, आप इसको m इनिशियल भी कह सकते हैं। ये इनिशियल मास है रॉकेट का और ये रॉकेट कहीं ना कहीं आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के इस रॉकेट को देख रहे हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपका रॉकेट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रिलेटिव टू द फ्रेम इन विच यू आर वाचिंग द रॉकेट। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है इसने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m+Δm इंटू v। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि चूँकि मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट को अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा सिस्टम डिफाइंड हो। तो मैंने सिस्टम ऐसा माना, दिस होल इज़ माई सिस्टम। ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस जो डेल्टी टाइम में रिलीज़ होंगे वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा होगा, ताकि जो हमारे सिस्टम का टोटल मास हो वो क्या हो, कंजर्व्ड हो। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा कि हमने सिस्टम जो है सो बच्चों की मास का वेरिएशन होगा। अगर रॉकेट को हम सिस्टम लेंगे तो रॉकेट जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा वो अपना फ्यूल बर्न करके बाहर की ओर फेंकता जाएगा, तो मासेस को वो लूज़ करता जाएगा। तो हम केवल रॉकेट को ही सिस्टम नहीं मान रहे हैं, हमने रॉकेट को और साथ में जो एग्जॉस्ट गैसेज वो बाहर रिलीज़ कर रहा है वो दोनों मिल करके हमारे सिस्टम का निर्माण कर रहा है, ताकि हमारा सिस्टम का जो टोटल मास है वो टाइम के साथ वैरी नहीं करे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो फोटो है ये आपको क्या कर रहा है, ये रॉकेट की वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और मास को डिस्क्राइब कर रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और ये जो पिक्चर है यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में रॉकेट का मास क्या है, m है। और इस पिक्चर में जो रॉकेट ने डेलम मास जो अपने फ्यूल का जो डेलम मास था, ठीक है, उसने उसको बर्न करके गैसेस के फॉर्म में इजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके इजेक्ट करने की वजह से उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगा होगा, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी v+Δv हो गई है। तो ये दो इंस्टेंट पे आप चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो है क्या है, एट द टाइम t+Δt है, द रॉकेट मास हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू m एंड एन अमाउंट ऑफ फ्यूल Δm हैज़ बीन इजेक्टेड। The rocket's speed increased by the amount del v। ये जो हुआ इस बात को मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर रखा है। अब जो बात रही कि रॉकेट ने आपको गैस इजेक्ट किया, फ्यूल को बर्न किया, उसके इंजन ने फ्यूल को बर्न किया और उसको बर्न करके हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस बाहर की ओर इजेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं इजेक्शन की एक वेलोसिटी होगी। हमने माना है कि v एग्जॉस्ट जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट के रिस्पेक्ट में है। याद रखिए, VEX रॉकेट के पैरामीटर्स को रॉकेट के रेफरेंस में डिफाइन करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम चीज़ों को रॉकेट के रेफरेंस में एनालाइज करेंगे। एज ए व्यूअर, हम ऑब्जर्वर, हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। जब रॉकेट उड़ान भरेगी तो रॉकेट कितनी वेलोसिटी से मतलब अपवर्ड जाएगी, ये चीज़ तो रॉकेट को जानना है।
उसके इंजन को पता करनी है। इसलिए मैंने कहा कि जो मेरा एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो रॉकेट के रेफरेंस में वी एग्जॉस्ट मेंशन्ड है। लेकिन हम किस फ्रेम में बैठ करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो हमारा उस फ्रेम में मेंशन नहीं है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाएंगे तो उसमें लगाने से पहले हमें ये इंश्योर करनी है कि सिस्टम के हर कॉन्स्टिट्यूएंट की वेलोसिटी को जब आप अकाउंट करोगे तो वो आप उसी पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम में लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब रॉकेट की वेलोसिटी तो अपने रेफरेंस फ्रेम में ले ली और जो एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी जो है सो आपने रॉकेट के रेफरेंस में लेकर के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया। देन यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स फेल्यूर, तब आपका सारा कैलकुलेशंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि आपका सिस्टम क्या है। ये जो सिनेरियोज हैं मैंने वो भी क्लियर कर दिया और ये भी सिनेरियो क्लियर कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा कारण क्या है। उसके पीछे कारण है कि मैं आपको ये डिराइव करके देना चाहता हूँ, ये जो रॉकेट इक्वेशन है जो ये डिराइव करता है कि रॉकेट की जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, रॉकेट का जो चेंज इन वेलोसिटीज़ है वो रॉकेट के एग्जॉस्ट गैसेस के स्पीड पे और साथ में उसके इनिशियल और फाइनल मासेस पे निर्भर करता है। इसका डेरिवेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है। वी आर गोइंग टू डिराइव दिस, और इसीलिए मैं इतनी सारे कंडीशंस को एज्यूम कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। दूसरा चीज़, हम लोगों को थ्रस्ट फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट में सपोज करिए कि कोई रॉकेट में कोई बंदा है और वो रॉकेट को पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक्सेलरेट करना चाहता है, तो उसे पता होनी चाहिए कि रॉकेट का कौन सा लीवर वो दबाएगा तो रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की ओर तेज होगी या रॉकेट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो उसको थ्रस्ट फोर्स पता होनी चाहिए कि कितने रेट से वो फ्यूल को बर्न करे, फ्यूल के बर्नर के रेट को वो किस रिस्पॉन्स में वैरी करे कि उसका रॉकेट का स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए या कम बढ़ जाए, ठीक है। तो वो थ्रस्ट फोर्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। और साथ में जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा उसको डिराइव करना है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को डिराइव करने के लिए मैंने आपको एक ही रॉकेट के दो इंस्टेंट को डिस्क्राइब किया। एक, जब टी टाइम पे रॉकेट था उसकी वेलोसिटी v थी, उसका मास m प्लस डेल m था, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। दूसरा t प्लस डेल टी, एक स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमने क्या चूज़ किया, डेल टी टाइम में क्या हुआ, तो रॉकेट ने अपना कुछ फ्यूल बर्न किया होगा और एग्जॉस्ट करके बाहर एग्जॉस्ट किया होगा गैसेस को। तो उस दौरान रॉकेट का मास रिड्यूस हुआ, रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ी, रॉकेट ने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एग्जॉस्ट गैस को अपने पीछे के हिस्से से बाहर निकाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो सिस्टम माना है वो क्लोज्ड है एंड आइसोलेटेड है। तो इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम जो डेल टी होगा, उस डेल टी ड्यूरेशंस में हमारा सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होगा, क्योंकि सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। सो लेट्स, ये रहा दो आपका सिनारियो, ठीक है। अब इस दो सिनारियो में देखिए, अगर आपने लिखा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख ही रखा है इनिशियल मोमेंटम क्या है, p। आपको बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, ठीक है, आपको ये अप्लाई करना है। इसमें मैंने ये जो वेक्टर साइन आप देख रहे हैं, चूंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है तो वेक्टर का इतना पंगा अभी है नहीं। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि टुवार्ड्स द राइट ये जो डायरेक्शंस होगा वो पॉजिटिव होगा और टुवार्ड्स द लेफ्ट जो भी चीज़ पैरामीटर्स होंगे वो निगेटिव होंगे। तो अब मैं जो ये वेक्टर का पंगा है वो यहीं से ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने वेक्टर डायरेक्शनल पार्ट को साइन में कन्वर्ट करके मैं अब इसको डिस्कशंस को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम है सेम ये वही सिस्टम है टी टाइम पे, और इसी सिस्टम का एक दूसरा रूप आप देख रहे हैं टी प्लस डेल टी टाइम पे। तो इनिशियली मोमेंटम आपका क्या आ रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कहता है कि पी इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, पी फाइनल के बराबर होगा। उस हिसाब से आप देखिए तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है m प्लस डेल m, ये हो गया मास ऑफ द रॉकेट, और ये जो v है ये वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम हो गया। और ये जो फाइनल डेल टी टाइम के बाद
फाइनल मतलब कि डेल्टी टाइम के बाद क्या मोमेंटम हुआ। डेल्टी टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि आपका रॉकेट v प्लस डेल वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और रॉकेट का मास रिड्यूस होकर के m हो गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ से कि m इंटू यहाँ पे v प्लस यहाँ पे डेल वी, ये हो गया आपका रॉकेट का मोमेंटम। साथ में आपका जो दूसरा सिस्टम पार्ट जो था, ये रॉकेट ने डेलम मासेस ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो भी आपने रिलीज़ किया है और उसकी वेलोसिटी क्या है रॉकेट के रिस्पेक्ट में, तो VEX वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की रॉकेट के रिस्पेक्ट में। तो आपको तो एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी अपने रेफरेंस में लिखनी पड़ेगी, मतलब अर्थ के रेफरेंस में लिखनी पड़ेगी जिस फ्रेम में बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या चीज़ कि प्लस, अभी साइन में प्लस ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो रॉकेट की वेलोसिटीज़ है वो ये एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये डेलम और इनटू वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू, अब मैंने लिखा यहाँ पे अर्थ, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो अर्थ है तो हम अर्थ के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अर्थ लिख दिया। लेकिन हमें मेंशन क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट मेंशन है। तो देखिए अब अर्थ के ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वैल्यू कितनी होगी इसको मैं बताता हूँ कि वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू जो अर्थ होगी वो क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है, यही होगी। तो रॉकेट की तो वेलोसिटी आपके रेफरेंस फ्रेम में यानी कि अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में तो मेंशन है कि v प्लस डेल वी वेलोसिटी है, तो ये तो पता चली। और रॉकेट के रेफरेंस में एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी क्या है, तो VEX है, लेकिन टुवार्ड्स लेफ्ट है, इसलिए ये क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ यहाँ मेंशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VEX और प्लस यहाँ पे v प्लस डेल वी। तो ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब आप क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले इक्वेशंस में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या बन के आ जाएगा आपके पास, m प्लस डेल m, ठीक है, और इनटू यहाँ पे वेलोसिटी v एंड दिस इज इक्वल टू m यहाँ पे v प्लस डेल v और प्लस यहाँ पे तो डेल m और यहाँ पे क्या हो गया, तो माइनस ऑफ VEX, ठीक है, प्लस v प्लस यहाँ पे डेल v, ये आ गया। तो आप ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस m, यहाँ पे देखिए m इंटू वी कर लीजिए इसको m इंटू यहाँ पे, सॉरी इसको बताइए, m इंटू यहाँ पे v कर लीजिए, सॉरी m इंटू वी और प्लस क्या हो गया, यहाँ डेलम था तो प्लस यहाँ पे डेलम इंटू यहाँ पे v, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू वी के बराबर और प्लस m इंटू डेल वी के बराबर, प्लस सॉरी यहाँ तो माइनस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे माइनस करिए, माइनस VEX यहाँ पे डेलम, ठीक है, फिर प्लस डेलम इंटू वी और प्लस यहाँ पे तो डेलम इंटू डेल वी। अब इतने बड़े इक्वेशंस में क्या क्या कट रहा है उसको देखिए, ये m इंटू वी जो है ये m इंटू वी के साथ कट जाएगा, डेल m इंटू जो v है वो देखिए यहाँ पे, यहाँ डेल m इंटू वी है तो डेल m इंटू वी और ये डेल m इंटू वी कट जाएगा। अब बचा एक टर्म ये, ठीक है, अब क्या बचा, एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये बचा और एक टर्म ये बचा। तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं वो क्या है, डेल m इंटू डेल वी क्या है, तो ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। क्या है ये जो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डेलम अपने आप में एक छोटा क्वांटिटी है और डेल वी जो होगा चेंज इन वेलोसिटी, ये दोनों काफ़ी क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, और भी छोटा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा और भी छोटा होगा। तो आप इसको जो है सो इग्नोर, अप्रोक्सीमेटली इग्नोर कर सकते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट ले सकते हैं इसको जो है, क्योंकि ये दो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी से भी कम होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको अपने इक्वेशन से उसको उसके इन्फ्लुएंस को नेग्लिजिबल मान रहा हूँ। तो हमारे पास जो बचेगा इक्वेशन वो हम लोग देखिए, वो क्या बचा, हमारे पास बचा एक सेकेंड, सॉरी, हमारे पास क्या बचा, तो ये कहाँ गया, हाँ, इस एक्चुअली इस इक्वेशंस को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। हमारे पास जो अभी बच के आ गया है वो है यहाँ पे माइनस डेलम
इंटू वी ई एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे तो डेल एम मैंने प्लस एम इंटू डेल वी, प्लस एम इंटू यहाँ पे डेल वी बचा है, ये बचा है, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एम इंटू यहाँ पे डेल वी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू वी ई एक्स, क्या चीज़, एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू डेल एम इंटू वी ई एक्स इक्वल टू डेल एम इंटू यहाँ पे वी ई एक्स, ठीक है, डेल एम इंटू वी ई एक्स। तो ये इक्वेशंस अल्टीमेटली हमारे पास बचा। अब देखिए हम जो ड्यूरेशंस कंसीडर कर रहे थे वो डेल्टी ड्यूरेशंस कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। अब इसी ड्यूरेशंस को डेल्टी टेंडिंग टू हम करते हैं 0, मतलब कि dt टाइम बहुत इनफाइनेटेसिमल ड्यूरेशंस में, ये जो बड़ा सा ड्यूरेशंस हम देख रहे थे उसको और भी छोटा करते हैं। तो उस ड्यूरेशंस में क्या होगा कि आपका जो डेल वी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो dv के बराबर हो जाएगा, और डेलम जो हो जाएगा ये क्या है, डेलम एक्चुअली में क्या है, डेलम है मासेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, कंफ्यूज मत होइएगा। तो डेलम क्या हो जाएगा, तो डेलम हो जाएगा dm के बराबर, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है dm, तो ये है आपको मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है, क्या है, तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। तो ये जो डीएम है मासेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, कहीं ना कहीं जितना मासेस एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है उतना ही मासेस रॉकेट भी लूज कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि मासेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस डीएम इज इक्वल टू मास ऑफ डी, कैपिटल डीएम, और ये कैपिटल डीएम क्या है, तो ये है डिक्रीज इन द मासेस ऑफ द रॉकेट, क्या है, डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट अपना मास टाइम के साथ क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो लूज करने की वजह से डीएम की वैल्यू अपने आप में एक निगेटिव होगी, तो माइनस डीएम उस निगेटिव टर्म को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, और इसलिए डीएम इज इक्वल टू माइनस डीएम जो है तो यहाँ पे आएगा। तो ये डीएम क्या है एक्चुअली में, तो ये है आपको मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, मास ऑफ EXHA एग्जॉस्ट गैस released in time dt, released in time dt, मतलब डेल्टी ड्यूरेशन जो है सो अब और इनफाइनाइट में dt ड्यूरेशंस की मैंने बात कर दी जो है सो। तो उस केसेस में आप लिखोगे क्या चीज़ कि m इंटू यहाँ पे क्या चीज़, तो dv, एम डी वी बराबर क्या चीज़, तो यहाँ एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे वी ई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये डी एम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ई एक्स डी एम बाई एम। ये हो गया रॉकेट इक्वेशंस, रॉकेट के मोशन, डायनामिकली हमने रॉकेट के मोशंस को इस इक्वेशंस के थ्रू डिराइव कर लिया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, dv बाई dt। किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रॉकेट है, रॉकेट का मास सपोज करिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज करिए कि आपका m है, ठीक है। तो उस रॉकेट को ऊपर की ओर क्या, कौन सा फोर्स ले जा रहा है, F थ्रस्ट ले जा रहा है। मतलब ये जो F थ्रस्ट है वो एक्चुअली में क्या हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन से अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू यहाँ पे dv बाई dt होगा। तो उस हिसाब से अगर आप F थ्रस्ट निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो F थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, F थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m dv बाई dt जो होगा वो थ्रस्ट फोर्स होगा, जो किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ v एग्जॉस्ट इंटू यहाँ पे क्या चीज़, तो dm बाई dt। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं dm बाई माइनस, यहाँ जो dm है एक्चुअली में d कैपिटल m है, याद रखिए dm स्मॉल m तो हमने एग्जॉस्ट गैस को मान रखा था, ये कैपिटल है, dm बाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको m जो है सो, ठीक है। तो अब जो बात आ गई यहाँ पे कि एफ थ्रस्ट की वैल्यू, तो आपने देखा कि एफ फोर्स, थ्रस्ट फोर्स क्या हो गया, तो थ्रस्ट फोर्स हो गया माइनस वी ई एक्स इंटू रेट एट विच द रॉकेट बर्न्स द फ्यूल, और थ्रस्ट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट of the relative velocity at which the exhaust gases are ejected out of the rocket and the rate at which the rocket burns the fuel। burn rate और जो gases के exhaust speed दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया thrust force,
ठीक है। ये निगेटिव साइन जो है सो रिप्रेजेंट करता है कि अगर एग्जॉस्ट गैसेस जो है रॉकेट से, जो आपका रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो तो इस डायरेक्शन में नीचे की ओर है, वी एग्जॉस्ट क्या इधर की ओर है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, अपवार्ड होगा। तो कहीं ना कहीं निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, द थ्रस्ट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। क्या चीज़ कि थ्रस्ट फोर्स इज अपोजिट टू the direction of exhaust gases, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस के डायरेक्शंस के अपोजिटली थ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है, तो निगेटिव साइन यही शो करता है। तो बेसिकली थ्रस्ट फोर्स क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी एट विच द गैसेज आर इजेक्टेड आउट ऑफ द नोजल ऑफ द रॉकेट एंड द रेट एट विच द फ्यूल्स आर बर्न इनसाइड द रॉकेट। किस रेट से फ्यूल जो है सो रॉकेट के अंदर जल रहा है, उसके रेट के मल्टीप्लिकेशंस के इक्विवेलेंट होता है। तो आपने इस डिस्कशंस में थ्रस्ट फोर्स निकालना देख लिया। अब चलते हैं रॉकेट इक्वेशंस पे, जो चेंज इन वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में डिस्क्राइब करता है। आप इस इक्वेशंस को उठाएं, ठीक है। ये इक्वेशंस एक्चुअली इस इक्वेशंस को लें, तो ये इक्वेशंस एक्चुअली में क्या कह रहा है आपको कि एम डी वी इज इक्वल टू माइनस वी ई एक्स इंटू डी एम। इसको आप लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू क्या चीज़, तो माइनस ऑफ वी ई एक्स यहाँ पे, और ये डी एम बाई यहाँ पे आप ले लीजिए मास एम, ठीक है, डी एम बाई मास एम ले लिया। अब आप मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करिए कि रॉकेट का, ठीक है, क्या सपोज करिए कि रॉकेट जो है उसका इनिशियल मास, मान लीजिए इनिशियल मास क्या है, एम आई है, और जो जिस सपोज करिए डेल्टी ड्यूरेशन के बाद, सपोज डेल्टी ड्यूरेशन के बाद आफ्टर डेल्टी जो मास हो गया रॉकेट का वो हो गया कितना, एम एफ, फाइनल मास के बराबर हो गया, ठीक है। और जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल मास एम आई है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है, और डेल्टी ड्यूरेशन के बाद मास एम एफ है और वेलोसिटी वी एफ है। तो जब हम इस इक्वेशंस को इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशंस को जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट में डालेंगे क्या चीज़, तो वी इनिशियल बाई वी फाइनल, और यहाँ पे भी लिखेंगे क्या चीज़, तो एम इनिशियल बाई एम फाइनल, ठीक है। तो आपके पास जो है सो क्या इक्वेशन आया, आपके पास ये इक्वेशन आया, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे v इनिशियल बाई v फाइनल, यहाँ पे क्या चीज़, तो डी वी इज इक्वल टू क्या चीज़, इंटीग्रल ऑफ m इनिशियल बाई m फाइनल, और यहाँ पे क्या चीज़ माइनस ऑफ वी ई एक्स, और यहाँ पे तो डी एम बाई एम। यही ना आपके पास इन इक्वेशंस आया जब आप किसी डेल्टी ड्यूरेशन में जब कंसीडर कर रहे हो, तो आपके पास ये फॉर्म इक्वेशन इंटीग्रल में आया। अब हम अपने इक्वेशंस की सिंप्लिसिटी के लिए कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि डेल्टी ड्यूरेशन में जो एग्जॉस्ट स्पीड है, गैसेस जिस वेलोसिटी से रॉकेट से बाहर निकली है, उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका वी ई एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में, ये है आपको वेलोसिटी एट विच गैसेस आर इजेक्टेड आउट ऑफ द रॉकेट, तो रॉकेट के रेफरेंस में वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी हम मानते हैं कि उस पीरियड में, जिस पीरियड में हम निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, तो हम माना कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ निकली है। तो जैसे ही आपने इसको कांस्टेंट कर दिया तो इसके पास क्या एडवांटेज हो गई, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। इट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल एज यू एज्यूम दैट इट इज़ ए कांस्टेंट। मतलब आपने एज्यूम किया कि आपका रॉकेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गैसेस को अपने रियर एंड से इजेक्ट कर रहा है। तो अब जब आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, एंड दिस इज इक्वल टू v e x, ठीक है, माइनस ले लीजिए, और ये इंटीग्रल m इनिशियल बाई m फाइनल, ठीक है, हो m इनिशियल बाई यहाँ पे m फाइनल, ठीक है, और ये हो गया तो डी एम बाई
m आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल को तो माइनस वी एक्स रहने दीजिए और ये हो गया ln यहाँ पे m और ये क्या आ गया तो m इनिशियल बाई m फाइनल। इस माइनस साइन को भी अब हम इंटीग्रल इसके लिमिट के अंदर ही लेके चले जाते हैं तो ये वी एक्स ये क्या हो जाएगा ln ये m इनिशियल बाई, क्योंकि माइनस साइन इसको और पलट देगा तो m फाइनल। तो ये रहा आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल। मतलब आपने ये इक्वेशंस डिराइव कर लिया। क्या हुआ, ये जो इक्वेशंस आपने डिराइव किया वही रॉकेट इक्वेशंस कहलाता है। दिस इज अ रॉकेट इक्वेशंस, वेरी फेमस इक्वेशंस है रॉकेट इक्वेशन। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि डेल वी change in the velocities of rocket in a particular durations del t is equal to the velocity of the exhaust gases relative to the rocket and ln in natural logarithm of the ratio of initial mass by फाइनल मास। इस इक्वेशंस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि रॉकेट जो है सो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऊपर जा रही है और डेल्टी ड्यूरेशंस में रॉकेट का इनिशियल मास इतना था, रॉकेट ने अपने इनिशियल मास का इतना मास जो है सो लूज़ कर दिया, मतलब रॉकेट का फाइनल मास आपको दे दिया। आपसे पूछेगा क्या चीज़ की, चेंज इन द वेलोसिटीज ऑफ रॉकेट निकालिए। तो उस केसेस में आप इस रॉकेट के इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द रॉकेट इक्वेशन, ठीक है, वेरी फेमस इक्वेशंस है, ठीक है। इसका काफ़ी एग्जाम्स में इसी पे सवाल बेस्ड आते हैं। तो एक तो ये सवाल हो गया, इस पे सवाल बेस्ड आते हैं और एक थ्रस्ट फोर्स पे सवाल आते हैं आपको जो है सो। अब रही बात कि आपने दो चीज़ें निकाल दी। आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स को, ठीक है, कि रॉकेट को जो फोर्स ऊपर की ओर ले जा रहा है वो फोर्स किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, उसका इक्वेशंस क्या होता है, ये आपने निकाल लिया। फिर आपने क्या निकाला, रॉकेट इक्वेशंस निकाला, जहां आपने एक रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया कि चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशंस ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट स्पीड पे निर्भर करता है और रेशियो ऑफ द इनिशियल और फाइनल मास पे डिपेंड करता है। तो अगर चेंज इन द वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी को बढ़ानी है घटानी है तो किन पैरामीटर्स को किस ढंग से ट्यून करेंगे, ये आपने यहाँ पे इक्वेशंस के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर लिया। माइंड इट दैट अभी जो हम रॉकेट को डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेस इन्वायरमेंट में डिस्कस कर रहे हैं जहाँ मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल नहीं है, एयर ड्रैग अवेलेबल नहीं है। ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशंस है। हम लोग लेटर ऑन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रॉकेट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब चलते हैं एक्सेलरेशन पार्ट पे कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रॉकेट का एक्सेलरेशंस क्या होगा। तो उस केसेस में अगर आप रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में जहाँ ग्रेविटेशंस नहीं है, तो आप देखिए रॉकेट, ये सपोज करिए ये पॉइंट मास है, ये रॉकेट है, तो इसको ऊपर की ओर कौन फोर्स ले जा रहा है, एफ थ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यदि सपोज करिए किसी टी टाइम पे रॉकेट का जो मास है, मास ऑफ द रॉकेट m, ये क्या है, ये एक्चुअली में जो नेचुरल मास ऑफ द रॉकेट है और प्लस जो फ्यूल उसमें बचा हुआ है मास ऑफ द फ्यूल है, यही ना है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रॉकेट का मास होगा वो दो चीज़ों से बना होगा, एक रॉकेट का मास होगा और एक फ्यूल का मास होगा, ठीक है। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है उसका मास होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब आप देखिए कि ये तो आपको रॉकेट का मास हो गया। अब एफ थ्रस्ट फोर्स उस पर रॉकेट पे लग रहा है, रॉकेट का मास अगर मान लीजिए m है तो आप लिखेंगे ना कि एक्सेलरेशंस ऑफ रॉकेट जो होगा वो एफ थ्रस्ट फोर्स बाई क्या होगा, m होगा, ठीक है। अब बताइए कि ये मास जो m है वो एक्चुअली में क्या है, रॉकेट का मास तो कांस्टेंट है लेकिन फ्यूल तो रॉकेट कॉन्स्टेंटली बर्न कर रहा है ना। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो वो फ्यूल बर्न करके ही तो ऊपर जा रहा है, फ्यूल को जलाता है और हाई वेलोसिटी से एग्जॉस्ट गैसेस को नीचे रिलीज करता है, जिसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स उस पर कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि रॉकेट अपने मास को कहीं ना कहीं ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा होगा। तो वो जो मास होगा रॉकेट का वो एक्चुअली में क्या होगा, तो मास ऑफ द रॉकेट जो होगा वो तो रॉकेट का जो मास है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, लेकिन जो फ्यूल का मास है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इनिशियली जब रॉकेट उड़ान भर रहा था उस समय उसका जो फ्यूल का मास था वो mf0 था। mf0 इज ए मासेस ऑफ द फ्यूल, इनिशियल मासेस ऑफ द फ्यूल। और अगर मान लीजिए कि जो dm/dt जो है,
dm/dt जो है, मतलब बर्न रेट जो है वो सपोज करिए कि आपका म्यू है, मतलब रॉकेट इसी रेट से फ्यूल को बर्न कर रहा है। दिस इज़ द रेट एट विच द फ्यूल इज़ बीइंग बर्नड, इसी रेट से रॉकेट फ्यूल को बर्न कर रहा है। तो आप लिखेंगे इनिशियल मास ऑफ द फ्यूल माइनस यहाँ पे म्यू और इंटू यहाँ पे डेल टी। ठीक है, डेल टी मतलब क्या चीज़ कि जिस ड्यूरेशन में, मतलब जितना डेल टी ड्यूरेशन में जितना फ्यूल उसने बर्न कर दिया जब चला, डेल टी मतलब क्या चीज़ हुआ कि जब इनिशियल मास m नॉट थी, ठीक है, और मान लीजिए डेल टी टाइम पे जा करके आप रॉकेट को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ का मास क्या होगा, तो जो इनिशियल फ्यूल का मास था और रेट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन और इनटू क्या चीज़, द ड्यूरेशंस, ये इसीलिए ये क्या हो गया, तो मास ऑफ द आपका रॉकेट हो गया। तो अब अगर आप निकालेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जब आप निकालेंगे ए क्या हो गया, तो एफ थ्रस्ट बट्टा मास m, और मास m की वैल्यू आपने निकाली मास ऑफ द रॉकेट, ठीक है, एम आर मास ऑफ द रॉकेट प्लस इनिशियल मास ऑफ द फ्यूल mf नोड माइनस रेट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन इनटू डेल टी इनिशियल मास के रेफरेंस में। मतलब सपोज करिए कि रॉकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रॉकेट था, यहाँ रॉकेट ने यहाँ से ड्राइव ली, ठीक है, और डेल टी टाइम में रॉकेट यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये डेल टी टाइम के बाद रॉकेट आपका यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, उड़ता उड़ता रॉकेट वहाँ चला गया। तो इस पीरियड में उसने अपने मासेस को लूज़ किया, तो मासेस, अब यहाँ यदि मास सपोज करिए यहाँ यदि फ्यूल का मास इनिशियल मास mf नोड था, और अगर ये जो रॉकेट है वो फ्यूल का बर्न रेट जो है, मतलब dm/dt क्या है, रेट एट विच द फ्यूल इज़ बीइंग बर्न, रेट एट विच फ्यूल्स आर बर्नड, किस रेट से, बर्न रेट जिसको बोलते हैं। ये यदि आपको यहाँ मेंशन है म्यू, तो यहाँ पे जो डेल टी टाइम के बाद जो मास होगा वो क्या होगा, mf नोड माइनस म्यू इंटू यहाँ पे डेल टी होगा, ठीक है। तो अब ये तो फ्यूल का मास हुआ, तो रॉकेट का टोटल मास कितना होगा, क्योंकि हमको रॉकेट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ना कि फ्यूल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इसमें रॉकेट का मास ऐड हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे जो है सो हम रॉकेट का मास ऐड कर दिए और प्लस उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस पे जो ये फ्यूल का मास हुआ, ठीक है, मासेस ऑफ द फ्यूल, मास ऑफ द फ्यूल ये हुआ, ठीक है। तो जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, अब आप एक चीज़ देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मासेस ऑफ द रॉकेट और इनिशियल मासेस ऑफ द फ्यूल दोनों जब यहाँ पे सम हो रहा है, तो ये एक्चुअली में क्या बता रहा है कि इनिशियली जो था रॉकेट का मास कितना था, टोटल मास mr प्लस mf नोट क्या बता रहा है, यहाँ पे ये तो था mf नोट क्या था, ये था मासेस ऑफ द फ्यूल, ये क्या था, तो मास ऑफ फ्यूल। लेकिन जब रॉकेट उड़ान भरा तो उसमें mf नोट अमाउंट ऑफ जो है सो आपको फ्यूल डला हुआ था, उस समय भी रॉकेट का मास क्या होगा, mr ही होगा। तो mr प्लस mf नोट क्या होगा, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। तो आप इसको लिख सकते हैं mr इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट माइनस म्यू इंटू यहाँ पे डेल टी। तो ये आ गया आपको मास का, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रॉकेट का मास होगा वो ये होगा। तो जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या हो जाएगा, जो एफ थ्रस्ट का वैल्यू आप कैलकुलेट कर रखे हैं, तो एफ थ्रस्ट क्या था, वी रिलेटिव, वी एग्जॉस्ट गैसेस का रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी थी इंटू यहाँ क्या था, तो वी रिलेटिव, वी एग्जॉस्ट गैस इंटू यहाँ पे dm/dt था, ठीक है, और बट्टा यहाँ पे क्या हो गया, तो m इनिशियल माइनस म्यू इंटू यहाँ पे डेल टी, ठीक है। ये आ गया रॉकेट का एक्सीलरेशन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में रॉकेट का एक्सीलरेशन हो गया। अब जरा इस इक्वेशन पे गौर डालें। एग्जॉस्ट वेलोसिटी, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है और गैसेस का। तो मैंने इसको जो है सो माना कि ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट है। और रॉकेट जिस रेट से फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है dm/dt, ये एक्चुअली में म्यू ही है। ये जो म्यू आप नीचे देख रहे हैं वही ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे आपको, अब देखिए यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, एफ थ्रस्ट, एक्चुअली में वो क्या था, dm/dt ही था। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये म्यू ही है। तो ये भी जो है रेट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, रेट ऑफ, ये जो है द रेट एट विच द फ्यूल्स आर बर्न, अगर इसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं
तो दोनों चीज़ कांस्टेंट होने के बावजूद भी हमारा एक्सेलरेशंस क्या हो रहा है, वेरी विद द टाइम, वेरी विथ टाइम। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि जो नीचे हमारा मास है, ये देखिए, ये मास ही जो है सो वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से। तो आप इससे ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि even if the velocity at which the exhaust gases are ejected out of the rocket at a constant velocity, and even if the rate of the burning rate of the fuel is constant, the acceleration of the rocket does not remains constant। उसका acceleration समय के हिसाब से वैरी करता जाएगा, क्योंकि उसका मास प्रोपोर्शनली हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका मास रिड्यूस्ड हो रहा है। तो सारे पैरामीटर को हम कांस्टेंट कर भी दिए, फिर भी उसका जो है सो एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है, इसलिए वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस होगा। और ऐसे केसेस में जब आप डायनामिक्स पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको इंटीग्रल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक्स था वो बस इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के था। ये जो 3 चीज़ हम डिस्क्राइब करना चाह रहे थे ये मैंने आपको डिराइव कर दिया। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये मैंने डिराइव कर दिया। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि इन तीनों इक्वेशंस के साथ हम यूज टू हो पाएँ, ठीक है। और दूसरा चीज़, हमें रॉकेट को ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में भी स्टडी करना है कि ग्रेविटेशन के रहने पे तो हम ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से ऐड करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम नहीं लगा पाएंगे। हम क्या लगाएंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे।